तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको जानकारी दे दूं कि ये वीडियो केवल उन्हीं बच्चों को देखना है जो रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चाहे आप रीट लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो, चाहे लेवल 2 की तैयारी कर रहे हो, दोनों ही लेवल के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के अंतर्गत अपन क्या करेंगे कि आप सबको पता है कि आपके एग्जाम के अंतर्गत 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के पूछे जाते हैं, चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो। ठीक है साहब, अपन क्या करेंगे कि एग्जाम से पहले पहले जितने भी अब तक पात्रता के एग्जाम हो चुकी है, जितने भी साइकोलॉजी के क्वेश्चन पेपर वाइज पूछे गए, उन सबका अपन 360 सॉल्यूशन करने वाले हैं। यानी कि उस क्वेश्चन को अब तक कैसे कैसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, उसके ऑप्शनों से अब तक कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं, उन सबका अपन डिटेल वाइज सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आज हमारा पहला पेपर होगा, वो कौन सा होगा? रीट L1 2011 का पेपर होगा, और जिसके अंतर्गत अपन साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, उन 30 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ध्यान रख लेना, ये पेपर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर के। इससे क्या होगा कि आप अगर तैयारी कर रहे हो तो आपकी तैयारी को भी भांप पाओगे एग्जाम से पहले। और ध्यान रखना, 30 में से कम भी नहीं तो 15+ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। रिपीट का मतलब ऐसा नहीं कि एग्जिट आ जाते हैं, लेकिन उसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर के 15 से प्लस क्वेश्चन तो आप प्रीवियस ईयर के पेपरों को एनालिसिस करके भी आराम से एग्जाम में कर सकते हो। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बिना किसी देरी के अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। देखो साहब, आपको मैं एक 2 सेकंड का मतलब मौका दूंगा, जिसके अंतर्गत आप सोच सकते हो उसका आंसर। उसके ज़्यादा मैं आंसर मतलब मौका भी नहीं देने वाला। 2 सेकंड के बाद में मैं आपको आंसर बता दूंगा। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखो, खिलौनों की आयु कहा जाता है। बताओ भाई साहब, टॉय एज किसको कहा जाता है? आराम से ऑप्शन देखो, टॉय एज किसको कहा जाता है। अब देखो भाई साहब, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन है ना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में गलती होने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि अगर आपको टॉय एज पूछे तो टॉय एज में एक तो पूर्व बाल्यावस्था को भी कभी कभी आंसर मान लिया जाता है, कभी कभी शेषावस्था को मान लिया जाता है। तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कौन सा आपको आंसर करना है। तो ध्यान रख लेना, जो टॉय एज होती है वो होती है 3 से 6 वर्ष की। यानी कि जब बच्चा 3 साल से 6 वर्ष के बीच का होता है, तब वो खिलौनों से खेलता है। इस कारण से इसको टॉय एज कहा जाता है। अब आप सबको पता है कि अपने एक तो होती है शैशवावस्था, एक होती है बाल्यावस्था, एक होती है अपने पास किशोरावस्था, एक होती है प्रौढ़ावस्था। अब इसी में से बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो पूर्व बाल्यावस्था और एक उत्तर बाल्यावस्था। तो अगर ऑप्शन में आपके पास पूर्व बाल्यावस्था दे रखा है तो टॉय एज कौन सी हो जाएगी? पूर्व बाल्यावस्था हो जाएगी। और अगर ऑप्शन में पूर्व बाल्यावस्था ऐसे टुकड़ों में बांटा हुआ नहीं है तो ध्यान रख लेना, उसका आंसर शैशवावस्था कर देना। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इतना सा याद रख लो, टॉय एज किसको कहा जाता है? ऑप्शन में अगर पूर्व बाल्यावस्था तो उसको कर देना, वो नहीं है तो शैशवावस्था कर देना। और अगर आपको एज पूछ ले तो 3 से 6 वर्ष की टॉय एज हो जाएगी। ठीक है, और ध्यान रख लेना, यहाँ से अपने को एक चीज़ भी सीखने को मिलेगी। आप देख लेना, मैं पूरे पेपर आपको कराऊंगा, प्रत्येक दिन आपको एक पेपर सॉल्यूशन करवाया जाएगा। और आप एक चीज़ गौर करोगे कि हर पेपर के अंतर्गत 30 में से कम एक क्वेश्चन आपकी अवस्थाओं की विशेषताओं से पूछा जाता है। मतलब कि शेष अवस्था की विशेषता से पूछ लिया, कभी उत्तर बाल्यावस्था से, कभी पूर्व बाल्यावस्था से। जैसे इसमें टॉय एज पूछ लिया, किसी में गैंग एज पूछ लेता है, किसी में पीयर ग्रुप्स की पूछ लेता है, किसी में संक्रमण अवस्था पूछ लेता है, तो किसी में अनोखा काल पूछ लेता है, किसी में कठिन काल पूछ लेता है, कभी 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 महत्वपूर्ण काल पूछ लेता है। तो ये सभी विशेषताएं आपको याद रखनी है। इस क्वेश्चन से अपने को यही शिक्षा मिलती है। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? देख लो भाई साहब, मैंने बोला था ना। अब देखो, 2011 के इस पेपर के अंतर्गत 2 क्वेश्चन तो आ चुके हैं अभी तक अवस्था से। ठीक है, तो निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? बताओ भाई साहब, आराम से ऑप्शन देखो। पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। देखो साहब, सबसे पहले तो देखो, प्री गैंग एज कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। क्योंकि गैंग एज होती है आपकी 6 से लेकर के 12 वर्ष तक की, यानी कि जो उत्तर बाल्यावस्था होती है उसमें गैंग एज कहा जाता है। अब सीधी सी बात है, पूर्व बाल्यावस्था क्या हो जाएगी? प्री गैंग एज हो जाएगी। जैसे रीट से पहले प्री रीट ले रहे हैं कलाम वाले, वैसे ही क्या होता है कि उत्तर बाल्यावस्था से पहले उसको गैंग एज कहते थे, तो इसको बोल दिए प्री गैंग एज। कौन सी बोलते हैं? प्री गैंग एज। तो ये बिल्कुल कथन सही है। इसके बाद में दूसरा है इमिटेटिव एज, यानी कि अनुकरण करने की अवस्था। बिल्कुल सही बात है भाई। इस अवस्था के अपनी जो पूर्व बाल्यावस्था होती है 3 से 6 साल की, उसमें क्या करते हैं बच्चे? नकल करके सीखते हैं, दूसरों का अनुकरण करते हैं, अनुकरण करके सीखते हैं। तीसरा देर का प्रश्न करने की अवस्था। ये तो आपने अगर बच्चा देख रखा होगा तो बच्चा जब भी 3 साल के आसपास होने लग जाता है, उससे ही उसका प्रश्न काल स्टार्ट हो जाता है। इतने प्रश्न पूछता है, इतने प्रश्न पूछता है भाई साहब, मैं खुद मेरे बहन जैसे परेशान हो गया कि भाई साहब इसके जवाब क्वेश्चनों का आंसर क्या क्या दूं मैं। वो थकता ही नहीं है, इतने सारे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो प्रश्न करने की अवस्था भी है। इसके अलावा प्ले एज, ध्यान रख लेना, प्ले एज नहीं कहा जाता है, इसको कहा जाता है टॉय एज। प्ले एज किसको कहा जाता है? वो बोला जाता है उत्तर बाल्यावस्था को, क्योंकि इसमें खेलने की अवस्था नहीं होती है, ये खिलौनों की अवस्था होती है, इसमें खिलौने से खेलता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। तो आपने एक गौर कर लिया कि 2 क्वेश्चन मिनिमम यहाँ से पूछ लिए गए हैं। कहाँ से?
अवस्थाओं की विशेषताओं से। तो 30 में से 2 तो आपके कंटस्ट हो गए भाई। 2 क्वेश्चन कौन से पढ़ के जाने हैं आपको, कम से कम एक क्वेश्चन तो 100% पूछा जाएगा आपकी अवस्थाओं की विशेषताओं से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगता है। देखो देखा जाए तो ये क्वेश्चन भी वहीं से पूछ लिया। देखो ये भी तो अवस्था से क्वेश्चन पूछा है, अवस्था की विशेषता से पूछा है। तो 2011 में भाई साहब कितने क्वेश्चन पूछ रहा है ये, एक ही टॉपिक से आपकी जो यूनिट है बाल विकास वाली, उसके एक ही टॉपिक है केवल भाई अवस्थाओं की विशेषताएं, जैसे कि शिशुअवस्था विशेषताएं, बाल्यावस्था विशेषताएं, किशोरावस्था विशेषताएं, प्रौढ़ावस्था विशेषताएं, उसी से 3 क्वेश्चन पूछ लिया। देखो उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लग जाता है। सबसे पहले तो आपको देखना होगा उत्तर बाल्यावस्था कौन सी होती है। उत्तर बाल्यावस्था होती है अपनी 6 से 12 वर्ष की। 6 से 12 वर्ष की जो एज होती है उसको उत्तर बाल्यावस्था कहा जाता है। अब इसमें कौन सी चीज़ों में अंतर करना सीख जाता है, तो ध्यान रख लेना, इसमें अंतर सीखना चालू कर देता है, द्रव्यमान में भी कर लेता है। ठीक है, यानी कि कोई चीज़ भारी है हल्की है उसमें भी अंतर करना समझ लेता है। इसके अलावा संख्या में भी अंतर करना समझ लेता है, यानी कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितनी बकरियां हैं, 5 बकरियां हैं, कितनी किताबें, 6 बकरियां हैं, ऐसे मतलब कुल मिला करके संख्याओं में भी अंतर करना समझ लग जाता है। इसके अलावा क्षेत्र भी जानने लग जाता है, जैसे ये स्कूल है, ये अपने मंडी हो गई, अगर वो माँ के साथ में मतलब बाजार जाता है, पापा के साथ में बाजार जाता है, या फिर बाजार में जाता है तो बोल देता है ये मार्केट है, ऐसे मतलब क्षेत्र को भी समझने लग जाता है। तो कुल मिलाकर के 6 से 12 वर्ष का जब बच्चा होता है तो वो द्रव्यमान में भी अंतर करने लग जाता है, संख्या में भी अंतर करने लग जाता है और क्षेत्र में भी अंतर करने लग जाता है। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विकास का अर्थ क्या है। देखो भाई साहब ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा विवाद भी चला था। और ये क्वेश्चन ये मान लो कि चारों ही ऑप्शन सही है, इसमें चारों ही ऑप्शन सही है, लेकिन अपने को बेस्ट ऑप्शन अपने को करना होता है और इसको याद भी कर लेना, आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे वहां पर। ठीक है, तो विकास का अर्थ क्या है, एक तो दे रखा परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। अपन सभी जानते हैं विकास का मतलब होता है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। एक दे रखा है अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। एक दे रखा है अभिप्रेरणा और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। एक दे रखा है परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। कुल मिलाकर के विकास परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला तो सभी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है साहब, सभी में दे रखा है, लेकिन क्या अंतर है यहाँ पे, तो अभिप्रेरणा के कारण जो परिवर्तन हो रहे हैं वो बताया गया है, एक में अभिप्रेरणा और अनुभव के कारण परिवर्तन बताया गया है, एक में परिपक्वता और अनुभव के कारण परिवर्तन बताया गया है। तो ध्यान रख लेना, जो विकास का अर्थ होता है वो विकास का अर्थ क्या होता है, वो होता है अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन और एक्सपीरियंसेस यानी कि एक्सपीरियंसेस, इन दोनों के मोटिवेशन और एक्सपीरियंसेस यानी अभिप्रेरणा और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला क्या होती है, विकास कहलाती है। क्या याद रखना आपको, ए याद रख लेना, और कुछ भी याद नहीं रही तो देखो ध्यान रखना ये क्वेश्चन अगर रिपीट होगा तो सेम टू सेम रिपीट होगा, इसी क्वेश्चन को देख लेना, कॉपी पेस्ट करेगा वो एग्जामिनर। ठीक है, तो उसमें ध्यान रख लेना ए वाला आंसर देना है, ऐसे अनुभव ऐसे अभिप्रेरणा। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, याद भी कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। एग्जाम से पहले पहले आपको मैं जितने भी साइकोलॉजी के अब तक पेपर वाइज क्वेश्चन पूछे गए उन सबका अपन सोल्यूशन करने वाले, इससे पता चल जाएगा कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक सही होते जा रहे हैं। ठीक है, पूरे पेपर करवाऊंगा। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। बताओ भाई, डेवलपमेंट के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं, बिल्कुल होते हैं भाई साहब। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे और अपनी विशेषताएं होती है। देखो ये देर का विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है, दोनों ही कथन सही है ये तो। इसके अलावा देर का विकास उकसाने उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है, मतलब किसी को उकसाने या फिर बढ़ावा देने से विकास नहीं होता है, ये दे रखा है। और एक दर का विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है। तो कुल मिलाकर के देखो ऑप्शन ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है, तो गलत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है, इसका मतलब ये कथन गलत है, यहाँ पर होता है। ध्यान रख लेना, अगर आप किसी को उकसाओगे तो उसमें क्या होता है, कई बार नहीं होता कि कुछ अपने को टॉन्ट मार देते हैं तो अपन क्या करते हैं, फिर एकदम अपने दिल पे छू जाती है वो बात, फिर भाई साहब नौकरी लग जाएंगे अपन। तो उकसाने से भी कई बार विकास हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। बताओ भाई साहब, कई सारे विकासात्मक कार्य होते हैं, ध्यान रख लेना। विकासात्मक कार्यों की खोज किसने की थी, यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। विकासात्मक कार्य की खोज की थी हेविंगस्ट ने। किसने की थी, हेविंगस्ट ने विकासात्मक कार्य की खोज की थी। और विकासात्मक कार्य के अंतर्गत उत्तर बाल्यावस्था में कौन सा होता है, इसके बारे में पूछ रहा है भाई। विकासात्मक कार्य कई सारे होते हैं, उसमें से उत्तर बाल्यावस्था में कौन सा होता है उसकी बात ये कर रहा है। कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है उत्तर बाल्यावस्था का विकासात्मक कार्य, कौन सा नहीं है। देखो साहब,
सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना। ठीक है साहब। पुरुषोचित और स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, यहीं पर गड़बड़ हो गया भाई साहब। सीधी सी बात है, उत्तर बाल्यावस्था के अंतर्गत वो बिल्कुल भी मतलब उसकी लैंगिक रूप से सुप्त अवस्था चलती है, मतलब उसको ना तो लड़कों में इंटरेस्ट होता है ना लड़कियों में इंटरेस्ट होता है, बिल्कुल सुप्त अवस्था होती है। तो यहाँ पर पुरुषोचित और स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को नहीं प्राप्त करता है, ध्यान रख लेना, उत्तर बाल्यावस्था में नहीं करता है, बिल्कुल सुप्त अवस्था होती है लैंगिक दृष्टि से देखा जाए तो। ठीक है, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ से अपने को क्या सीखने को मिला, एक तो यहाँ से देखो ये पूछ लिया, ये भी अपनी अवस्थाओं की विशेषता से पूछा गया है। इसके अलावा 2 क्वेश्चन यहाँ से डेवलपमेंट से पूछे गए हैं। तो कुल मिलाकर के अब तक अपन ने 6 क्वेश्चन किए, 6 में से 4 क्वेश्चन तो अपने अवस्थाएं जो होती है ना अपनी, उनकी विशेषताओं से पूछे गए हैं। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। देखो ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, ये पूछा गया अपने मोटिवेशन वाले चैप्टर से, अभिप्रेरणा वाले चैप्टर से। क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है, मतलब मोटिवेशन को एक प्रोसेस बताया गया है उसके बारे में सही नहीं है। ये व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, बिल्कुल मोटिवेशन अपने को लक्ष्य की ओर नहीं ले जाता। क्या मोटिवेशन की कमी की वजह से तो लक्ष्य की ओर भटक जाते हैं पर लक्ष्य से। ठीक है, ये व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, मोटिवेशन शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। देखते हैं और ऑप्शन देख लेते हैं। बिल्कुल, यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षाओं को प्राप्त करने में सहायता करता है, ये भी बात सही है। इसके अलावा यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है, ध्यान रख लेना ये गलत हो जाएगा। मोटिवेशन अप्रिय स्थिति से दूर नहीं रखता है, अप्रिय स्थिति से दूर नहीं रखता है मोटिवेशन, मोटिवेशन अप्रिय स्थिति में डालता है, ध्यान रख लेना। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, याद कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते भाई साहब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एकदम, मतलब सीटेट लेवल के तरीके से एग्जाम में पूछा गया है। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है, 5 वर्ष का, ये ध्यान रख लेना। बिजली चमकती है, ठीक है साहब, और कड़कने की आवाज़ आती है, पहले चमकी फिर कड़की। ठीक है साहब, राजू शोर से सुनकर उछलता है, बार बार ये घटना घटित होती है, बार बार बिजली चमकती और फिर कड़कने की आवाज़ आती, फिर कुछ देर शांत होने के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। अब देखो यहाँ पर कड़कना, ये तो हिंदी में तो देखो कुछ गलत है यहाँ पर, देखो ये क्या कर रखा है, यहाँ पर बिजली कड़कती है जबकि ऐसा नहीं है, बिजली चमकती है। सबसे पहले यहाँ पर देर का देर इज ए ब्रीफ एंड एनोदर लाइटनिंग, देखो यहाँ पर नहीं है वो लाइन, कहाँ पर है, दिस एफन सर्वल मोर टाइम्स, बहुत बार हुआ, दिस इज ए ब्रीफ ब्रीफुल एंड एनोदर लाइटिंग बोल्ट राजू जंप यू रहा। देखो यहाँ पे दे रखा है लाइटनिंग, क्या दे रखा है लाइटनिंग, इंग्लिश से इस क्वेश्चन में क्या हुआ था, हिंदी में तो लिखा हुआ था क्या कड़कना, और यहाँ पे लिखा हुआ था लाइटनिंग, तो लाइटनिंग का मतलब होता है चमकना। तो जब भी हिंदी और इंग्लिश में गड़बड़ हो तो इंग्लिश वाला सत्य माना जाता है। तो जैसे ही भाई सीधी सी बात है, बिजली चमकेगी राजू उछलेगा, क्योंकि उसको पता है भाई कड़कने की आवाज़ आएगी इसके बाद में। तो कुल मिलाकर के राजू का उछलना सीखने की किस सिद्धांत का उदाहरण है, तो ध्यान रख लेना ये शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण है। किसका, अपन सबको पता है कि शास्त्रीय अनुबंधन या क्रिया, देखो दोनों ऑप्शन में दे रखा है, शास्त्रीय अनुबंधन भी दे रखा है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन भी दे रखा है, बताओ कौन सा होगा, वो हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन। ठीक है, तो कुल मिलाकर क्या हुआ कि बिजली चमक रही थी, उसके बाद में कड़कने की आवाज़ आ रही थी, बार बार ये घटना हुई। तो सीधी सी बात है, एक बार बिजली चमकेगी तो वो अपने आप डर जाएगा, क्योंकि कड़कने की आवाज़ उसको पता है भाई इसके बाद में कड़कने की आवाज़ आएगी। जैसे कुत्ता भोजन को देख करके लार टपका रहा था ना, तो वही है उदाहरण, क्या है, शास्त्रीय अनुबंधन। किसने दिया था, ये दिया था पावलोव साहब ने। किस पर प्रयोग किया था, कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था। कहाँ के रहने वाले थे, रूस के रहने वाले थे। अनुबंधन का जनक किसको कहा जाता है, पावलोव को कहा जाता है। इसके अलावा ऑप्शन देखिए अपन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, बीएफ स्किनर ने दिया था। ठीक है, और अपने अधिगम पर सबसे ज़्यादा पुनर्बलन को महत्वपूर्ण मानने वाले कौन थे, वो भी स्किनर थे। किस पर प्रयोग किया था यहाँ पर स्किनर ने, कबूतर और चूहे के ऊपर प्रयोग किया था। ठीक है, 1938 में, और लगभग वहाँ पर। इसके अलावा तीसरा देर का प्रयत्न भूल का सिद्धांत, प्रयत्न भूल का सिद्धांत थोंडाइक ने दिया था। किस पर प्रयोग किया था, बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था। इसके अलावा इसी को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है भाई साहब, देखो सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। देखो ये क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पिछली बार रीट वालों को तो अच्छे से ध्यान होगा, सकारात्मक पुनर्बलन नकारात्मक पुनर्बलन के बारे में रीट भी, अभी 2 क्वेश्चन चेंज हुए थे ना आंसर, वो ये क्वेश्चन इनमें से भी था, सकारात्मक पुनर्बलन नकारात्मक पुनर्बलन वाला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूज भी कर देते हैं। तो सकारात्मक दंड का कौन सा उदाहरण है, सबसे पहले तो देखो दंड की बात की जा रही है, दंड में और पुनर्बलन में क्या अंतर होता है। पुनर्बलन तो होता है किसी चीज़ को बढ़ावा देना, ठीक है, दंड का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना। और सकारात्मक और नकारात्मक का मतलब होता है, सकारात्मक का मतलब होता है कि कोई चीज़ अपन प्रस्तुत करके उसमें वृद्धि करे या कमी करे,
या फिर कोई चीज़ को हटा करके, कोई चीज़ प्रस्तुत करके उसकी वृद्धि करे या कमी करे, उसको तो सकारात्मक बोलते हैं। और कोई चीज़ को हटा करके उसमें वृद्धि या कमी करते हैं तो उसको नकारात्मक बोलते हैं। अब यहाँ पे दे रखा सकारात्मक, सकारात्मक का मतलब हो गया कि कोई चीज़ अपन प्रस्तुत करेंगे उससे वृद्धि या कमी करेंगे। और दंड का मतलब हो गया कि कमी करना चाहते हैं, तो कोई चीज़ को प्रस्तुत करके उसमें कमी करना क्या कहलाता है? सकारात्मक दंड कहलाता है। अब ऑप्शन देखो, कोई चीज़ को प्रस्तुत करके उसमें अपन क्या करना चाहते हैं? कमी करना चाहते हैं। ये दोनों ऑप्शन देख लेना। देखो, मित्रों के द्वारा उपहास, यानी कि मतलब दोस्त उसके क्या कर रहे हैं? मजाक उड़ा रहे हैं। मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, और मीन मेक निकालना बंद करना, ठीक है। और एक देर का इनमें से सभी। बताओ भाई साहब, आराम से देखो। तो ध्यान रख लेना, मित्रों के द्वारा जो उपवास होता है, मित्रों के द्वारा जो उपवास होता है, ये क्या कर रहा है? सकारात्मक दंड का उदाहरण है। कैसा उदाहरण है? सकारात्मक दंड का। क्यों? क्योंकि अब क्या करेगा वो? उन दोस्तों से मिलना ही बंद कर देगा, तो इससे क्या हो गई? कमी हो गई, उनसे मिलने में कमी हो गई। और किससे हुई? वो मजाक उड़ाए, मतलब उसका कुछ ना कुछ उद्दीपक उपस्थित हुआ वहाँ पर, मजाक एक उद्दीपक के रूप में काम किया। भाई दोस्तों ने उसका मजाक उड़ा दिया तो वो उनसे मिलना ही बंद कर दिया। तो यहाँ पर किसी चीज़ की उपस्थिति हुई और उसमें व्यवहार में कमी आ गई, व्यवहार में कमी आ गई, तो ये सकारात्मक दंड का उदाहरण हो गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? सामान्य परिपक्व से पहले प्रशिक्षित करना प्राय क्या कहलाता है? सामान्य परिपक्वन से पहले, ट्रेनिंग इन एडवांस ऑफ नॉर्मल मैच्योरेशन इज जनरली, उसको क्या कहा जाता है? ध्यान रख लेना। देखो आराम से ऑप्शन पढ़ो भाई। सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय क्या कहलाता है? तो ध्यान रख लेना, लाभकारी हो या हानिकारक, ये इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग हुआ है। सामान्य परिपक्वन से पहले परीक्षित करना पर्याय क्या कहलाता है? भाई लाभकारी हो चाहे हानिकारक हो, ये इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते भाई सब, अगला क्वेश्चन। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? बताओ भाई। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से, मतलब कोई उद्दीपन के बार 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 अपने सामने आने से अपने व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? ध्यान रख लेना, अस्थायी परिवर्तन बोल रहा है यहाँ पर। बताओ भाई, अस्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है अभ्यस्तता। ध्यान रख लेना, यानी कि हैबिट, हैबिट बन जाती है। भाई सीधी सी बात है, कोई चीज़ बार बार अपने सामने प्रस्तुत हो रही है तो अपनी हैबिट पड़ जाती है, उससे व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को ही हैबिट कहा जाता है, ठीक है। तो इसको अभ्यस्तता। अगर यहाँ पर बोल देता अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन बोल देता तो अपन बोल देते क्या हो जाता है? अधिगम हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? बताओ भाई। बच्चे हैं, उनकी अभिवर्तियाँ, अभिवर्तियों का मतलब होता है एटीट्यूड। बच्चों के एटीट्यूड में परिवर्तन करने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, बिल्कुल यही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बताओ भाई। दबाव से किसी बात को, भाई बच्चों के एटीट्यूड में चेंज करना चाहते हो तो दबाव बनाओगे तो उससे जिद्दी हो जाएगा बच्चा, और भी आपकी बात को नहीं सुनेगा। तो दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। किसी विचार को दोहराना तथा दृढ़तापूर्वक व्यवहार करना, किसी प्रशंसनीय व्यक्ति द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति, ये तो अच्छी बात है। संदेश के साथ साथ स्थापित करना। कुल मिलाकर के अगर कोई बच्चे की आप एटीट्यूड परिवर्तन करना चाहते हो तो उस पर दबाव नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो और ज़्यादा ढीठ हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। देखो साहब, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताओ भाई। उपलब्धि अभिप्रेरक का मतलब क्या होता है? वो होता है अचीवमेंट मोटिव। क्या होता है? अचीवमेंट मोटिव, यानी उपलब्धि अभिप्रेरक के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है भाई साहब। उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। बताओ भाई, उपलब्धि अभिप्रेरक क्या जीवित रहने के लिए आवश्यक है? क्या बिल्कुल आवश्यक है। लेकिन जीवित, इसके बिना आप जीवित ही नहीं रह सकते क्या? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो अभिप्रेरक क्या है? जीवित रहने के लिए आवश्यक है। जिंदा रहने के लिए आपको अचीवमेंट मोटिवेशन चाहिए भाई साहब, बिल्कुल नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है, बिल्कुल नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। इसके अलावा यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है, ऐसा भी नहीं है भाई साहब, ठीक है। इनमें से सभी। बताओ भाई। आप देखो ऑप्शन, आराम से देखना। एक दे रखा है उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। एक दे रखा है यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की, देखो जीवित रहने के लिए तो आवश्यक है भाई अचीवमेंट मोटिव। एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर अगर ऐसे दे देता ना, उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए मतलब अति आवश्यक है, ऐसे बोल देता भाई हाँ इसके बिना तो जीवित रहा ही नहीं जा सकता, तब गलत हो जाता। तो उपलब्धि अभिप्रेरक वैसे तो जीवित रहने के लिए आवश्यक है भाई, जरूरी है।
अगर वो अचीवमेंट ही नहीं करना चाहता कुछ भी, तो जीवन में आगे बढ़ेगा कैसे, विकास कैसे होगा। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक भी कहा जा सकता है। हाँ, अगर व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि करना चाहता है तो उसको उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक भी कहा जा सकता है, बिल्कुल। इसके अलावा यदि वो मध्य प्रतियोगिता पर बल देता है तो उसको सामाजिक अभिप्रेरक, ये भी बात सही है भाई। सामाजिक का मतलब यही होता है किसी भी के दो बच्चों के बीच में प्रतिस्पर्धा हो रही है तो वो एक दूसरे को सामाजिक अभिप्रेरक हो गए, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें गलत होने के चांसेस भी थे, ठीक है। इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट टाइप में। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है। बताओ भाई, 6 से 10 वर्ष की उम्र में बच्चा किस चीज़ में रुचि लेना प्रारंभ करता है? धर्म में, यौन संबंधों में, मानव शरीर में, या फिर विद्यालय में। आप सबको पता है कि 6 से 10 वर्ष में, 6 साल का होते ही बच्चा क्या करता है, स्कूल में जाने लग जाता है, तो विद्यालय में इंटरेस्ट लेगा, सीधी सी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसे चेतन के 3 स्तर है। भाई साहब, आप सबको पता है, बहुत फेमस ये तो मतलब एग्जाम्पल था, कौन सा था? मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने दिया था, जिसमें 3 मन बताए थे, चेतन मन, अचेतन मन और अवचेतन मन, यानी कि कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। और उसी में 3 शब्द दिए थे, कौन कौन से? इड, ईगो, सुपर ईगो। अब इनकी तुलना कैसे की गई थी? अपने जो 3 मन है ना, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, उनको बताया गया भाई जैसे ये समुद्र है, ये नीचे पानी भरा हुआ है, यहाँ तक ये पानी भरा हुआ है। अब इसमें एक चट्टान है साहब, वो ऐसे डूबी हुई है, ठीक है। आधी तो मतलब आधी से ज़्यादा नीचे डूबी हुई है और आधी बाहर है। तो ये उदाहरण दिया था, इसमें ऐसे बताया था भाई अवचेतन मन यहाँ होता है, इसके अलावा अपना जो चेतन मन होता है यहाँ होता है, और इसके बीच में टुकड़ा करके यहाँ पर अपना सुपर ईगो बताया गया था। ये तो बताया था इड, ये बताया था ईगो, और ये बताया था सुपर ईगो पूरा वाला, ठीक है। तो ये बर्फ की चट्टान वाला उदाहरण किसका था? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का था, सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया था। आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन है, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वो खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र परीक्षित करता है? मतलब क्या होता है, कई बार बच्चों को क्या डांट देते हैं तो वो गुस्सा हो जाता है और वो क्या करता है, फिर उस गुस्से में खेलने निकल जाता है, और जब तक उसका गुस्सा शांत नहीं होता ना, तब तक वो खेल करके घर पे नहीं आता। जैसे ही उसका गुस्सा शांत हुआ तब वो घर पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सी, मतलब अपन पढ़ते हैं ना वो चैप्टर, कौन सा वाला? समायोजन वाला। उसमें जो आपकी अप्रत्यक्ष विधियां थी, रक्षात्मक युक्तियां थी, उनमें से कौन से का उदाहरण बताओ भाई? प्रक्षेपण का उदाहरण है, प्रतिक्रिया निर्माण का उदाहरण है, विस्थापन का उदाहरण है, या उदातीकरण का उदाहरण है? तो बताओ भाई। गुस्सा शांत करने के लिए वो खेलने चला जाता है, और जैसे ही खेल करके मतलब शांत होता है गुस्सा, वापस घर पे आ जाता है। बताओ भाई किसका उदाहरण है ये, बताओ। देखो, प्रेक्षेपण का तो नहीं है। प्रेक्षेपण का मतलब होता है कि दूसरों पर आरोप लगाना, खुद की असफलता का दूसरों पर जिम्मेदारी देना, मतलब इसकी वजह से मैं फेल हो गया, ये पढ़ाता अच्छा नहीं था इसलिए मैं बर्बाद हो गया, ठीक है। एक तरह का प्रतिक्रिया निर्माण करना, इसमें रिएक्शन फॉर्मेशन होता है, मतलब किसी चीज़ को देख करके अपन जो प्रतिक्रिया देते हैं वो होता है। यहाँ पर तो प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। उदात्तीकरण, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन का मतलब होता है कि अपन मार्ग बदल करके दूसरी तरफ चल जाए, मतलब जैसे तुलसीदास जी ने अपना मार्ग बदल करके रचना की तरफ चले गए थे, कविता की ओर चले गए थे, वैसे मार्ग को बदलना सब्लिमेशन कहलाता है। और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन का मतलब यही होता है। विस्थापन का मतलब क्या होता है कि अपना विस्थापित कर देना खुद को। जैसे गुस्सा आया, उसको गुस्सा आता तो वो चाहता तो गुस्सा निकाल देता, लेकिन उसकी मतलब पार पड़ेगी नहीं गुस्सा निकालने की मम्मी पापा के सामने, तो वो क्या करेगा, खेलने चल जाएगा, और वहाँ पर विस्थापित कर दिया उसने अपने व्यवहार को, ठीक है। तो विस्थापन की प्रक्रिया हो जाएगी इसमें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। देखो साहब, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। आप सबको पता है कि समायोजन की एक ही परिभाषा एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। भाई समायोजन का मतलब होता है कि अपनी जो आवश्यकताएं होती है ना, उन आवश्यकताओं को विभिन्न परिस्थितियों के साथ में अनुकूलन करना। मतलब मेरे को जैसे नौकरी लगना है, अब मेरे को विभिन्न परिस्थितियाँ आएगी मेरे सामने, तो ठीक है, तो मेरी आवश्यकताओं, नौकरी लगना और उसके बीच में आने वाली बाधाओं, विभिन्न परिस्थितियों के बीच में एडजस्टमेंट बिठाना ही क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। तो कुल मिलाकर के आवश्यकताओं और विभिन्न परिस्थितियों के बीच में एडजस्टमेंट बिठाना ही क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है, ठीक है साहब। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? बताओ भाई साहब, भावनात्मक बाधा को कौन सा प्रदर्शित नहीं करता है? देखो, बाल अपराध, ठीक है साहब, भगोड़ापन, ठीक है साहब, कमजोरों को डराने वाला, और तीसरा देर चौथा देर का स्वलीनता, स्वलीनता, ओटिज्म। बताओ भाई साहब, कौन सा भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? किसमें भावनात्मक बाधा नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? ओटिज्म। ओटिज्म में भावनात्मक बाधा नहीं है। स्वलीनता का मतलब होता है कि बच्चा खुद में खोया रहता है,
आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। बताओ भाई, निःशक्त बालक का मतलब क्या हो गया भाई, ए प्रोविजन फॉर एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज कैन बी डन थ्रू इट, यानी कि जो निःशक्त बालक होता है यानी कि जिसके अंतर्गत लर्निंग डिसेबिलिटी है, उनके लिए क्या प्रावधान किया जा सकता है, समावेशी शिक्षा द्वारा, समाकलन द्वारा, मुख्य धारा से डालकर, इनमें से कोई नहीं। तो समावेशी शिक्षा, देखो समावेशी शिक्षा का एक ही मतलब होता है कि ए कोई नॉर्मल बच्चे हैं, बी स्पेशल बच्चे हैं, तो नॉर्मल बच्चों और स्पेशल बच्चों को एक ही कक्षा में एक ही छत के नीचे शिक्षा देना, एक ही समय पर शिक्षा देना, एक ही कक्षा में एक ही छत के नीचे एक ही समय पर शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे भाई, कोई भी बच्चा अगर डिसेबिलिटी है उसके अंतर्गत, तो उसको नॉर्मल बच्चों के साथ में बिठा करके शिक्षा देनी चाहिए, उसको समावेशी शिक्षा कहा जाता है। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। बताओ भाई, कोई मंद बालक है उसकी कौन सी विशेषता नहीं है। देखो, बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना। ठीक है साहब, देखते हैं। और धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना। भाई मंदबुद्धि का मतलब क्या होता है, देखो 25 से कम जड़ बुद्धि आ जाती है, तो 25 से 70 के बीच में मंदबुद्धि बिल्कुल सही है। धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना, ये तो मंदबुद्धि का उदाहरण ये तो होता है भाई, दैनिक जीवन के जो नॉर्मल क्रियाकलाप होते हैं उनको नहीं कर पाता वो, और धीमी गति से सीखता है। वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई करता है, बिल्कुल पुअर एडेप्टेशन होता है वातावरण के साथ में। ठीक है साहब। अंतर व्यक्तिक संबंधों का कमजोर होना, पुअर इंटरपर्सनल रिलेशन, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। अंतर व्यक्तिक जो संबंध होते हैं वो उनके स्ट्रॉन्ग होते हैं, अंतर व्यक्तिक संबंध स्ट्रॉन्ग होते हैं मंदबुद्धि बालकों के। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वैसे तो आपको 3 ऑप्शन सही लग रहे हैं, तो सीधा सीधा आप चौथे ऑप्शन को गलत कर दोगे, लेकिन फिर भी अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रख लेना। आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है। बताओ भाई, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है। सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, ठीक है साहब, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता, और अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। बताओ भाई, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है। बताओ फटाफट से। तो ध्यान रख लेना, अध्यापक की भूमिका और विद्यालय को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। देखो चारों ऑप्शन सही है वैसे तो, लेकिन आपको बेस्ट आंसर ध्यान रख लेना, एग्जाम में आ जाए तो आपको याद रख लेना कि एग्जाम में कौन सा आंसर माना गया था, कि अध्यापक की भूमिका और विद्यालय वातावरण है वो सबसे ज़्यादा बच्चे के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है। बताओ भाई, चाइल्ड बिलोंग टू द वीकर सेक्शन, मतलब कि कमजोर वर्ग से कोई बालक आ रहा है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है ऐसे अभिभावकों के बालकों से जिनकी वार्षिक आय कम है। ठीक है साहब, ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो वंचित वर्ग से आते हैं, ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं, ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा के नीचे में वर्ग में आते हैं, उनको क्या कहा जाता है, कमज़ोर वर्ग कहा जाता है। बताओ भाई कौन सा होगा। तो आप सबको पता है कि जब भी ऑप्शन में बड़ा सारा लिखा हो वो सीधा सीधा आंसर हो जाता है। वैसे भी आप सबको पता है भाई, मापदंड होता है भाई, हाँ इतने से कम जिसकी भी वार्षिक आय है वो किस में आ जाएगा, कमज़ोर वर्ग के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है भाई, ऐसे अभिभावकों का कि बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से भी नीचे आते हैं, वो किस में आते हैं, कमज़ोर वर्ग में आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटी एक्ट 2009 में निर्दिष्ट किया गया कि कक्षा 1 से 5 तक की यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक हो, अगर 200 से अधिक है 1 से 5वीं तक के बच्चे, तो विद्यार्थियों की अध्यापक आवश्यक अनुपात क्या होगा। आप सबको पता है कि जो 5वीं तक की कक्षाएं होती है उसमें विद्यार्थी और बच्चों का जो अनुपात होता है वो कितना होता है, 1:40 होता है। लेकिन अगर वो 200 से अधिक हो गई तो कौन सा हो जाएगा, 1:30 होता है। 200 से अधिक, हाँ सॉरी, देखो 1 से 5वीं तक की बात करें अपन, वैसे तो शिक्षक और छात्र अनुपात कितना होता है, 1:30 होता है, मतलब 30 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। लेकिन अगर बच्चों की संख्या 200 से ज़्यादा हो जाए, देखो यहाँ पे स्पेशल लिख रखा है भाई, बच्चों की संख्या अगर 200 से अधिक हो जाए तो ये अनुपात 1:40 माना जाता है। क्या माना जाता है, 1:40। आपको पता होगा, अगर आप प्राइवेट स्कूलों में पढ़े होंगे आपने छोटी क्लासों में, तो आपके बच्चों की संख्या लगभग क्लास में 40 होगी, आपके रोल नंबर आपको याद हो तो। ठीक है, जिसका नाम है एस पे या फिर पीछे के अक्षरों में आता है उसका तो वैसे ही सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, तो अगर बच्चे 200 से अधिक है तो 40 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए, और अगर बच्चों की संख्या 200 से कम है तो 30 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, बार बार ये पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। बताओ भाई, एक्शन रिसर्च के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ये अध्यापकों व एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है।
ठीक है साहब। ये किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है, ठीक है साहब। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है, बिल्कुल भाई। कौन सा हो जाएगा 24 में आंसर? 24 में हो जाएगा ऑप्शन सी। ध्यान रख लेना, इसमें नहीं पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। देखो, क्रियात्मक अनुसंधान का मतलब क्या होता है एक्शन रिसर्च का? उसका मतलब ये होता है कि अपने नॉर्मल डेली लाइफ में जो अपने संघर्ष आते हैं, समस्याएं आती है, उनका सॉल्यूशन ढूंढना ही क्या कहलाता है? एक्शन रिसर्च कहलाता है। जैसे कि ये अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय, इसका उपयोग ही शिक्षा में किया जाता है। जैसे कि बच्चे को रोजाना जिंदगी डेली लाइफ के अंतर्गत जो भी समस्याएं आ रही है शिक्षा के अंतर्गत शैक्षिक दृष्टि से हैं, उसको अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों द्वारा ही किया जाता है। इसको सही बात है। ये किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही बात है भाई। अगर कोई बच्चा गणित में दिक्कत आ रही है तो किसी समस्या के लिए समाधान में लिया जाता है। स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए भी किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की डेली लाइफ की जो भी आपकी समस्याएं हैं उनके लिए किया जाता है। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है, बिल्कुल नहीं है। व्यापक स्तर पर इसमें निर्णय नहीं लिया जाता है। व्यापक स्तर पर अगर कोई निर्णय लेता है तो उसको अनुसंधान या रिसर्च कहा जाता है, लेकिन यह है कौन सा? क्रियात्मक अनुसंधान यानी कि एक्शन रिसर्च। आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? बताओ भाई साहब, टीचिंग के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, टीचिंग में सुधार किया जा सकता है यार, सीधी सी बात है। शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक होता है। टीचिंग इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। बताओ भाई, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों होता है क्या? होता है। शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है। टीचिंग इज ए साइंस एज वेल एज आर्ट, मतलब साइंस के साथ साथ ये आर्ट भी है। शिक्षण अनुदेशन है, बताओ कैसा है? इंस्ट्रक्शन है, बिल्कुल नहीं है। शिक्षण अनुदेशन नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टीचिंग अनुदेशन नहीं है, इंस्ट्रक्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देखो। एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। देखो, आप एनसीएफ 2005 पढ़ते हो, ठीक है, उसमें एक गुणवत्ता आयाम शीर्षक होता है। इसमें किस चीज़ की बात की गई है? कौन सी चीज़ को महत्व दिया गया है? भौतिक संसाधनों को, शिक्षित एवं विप्रेरित अध्यापकों को, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। बताओ भाई, किस चीज़ पर अधिक महत्व दिया गया है? तो बालकों के लिए संरचित अनुभव और पाठ्यक्रम सुधार को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। किसमें? गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत। गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत बालकों के लिए संरचित अनुभव और पाठ्यक्रम सुधार को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण महत्व दिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। पूरे 30 क्वेश्चन थे एग्जाम के, 30 क्वेश्चन को करवाऊंगा। इससे आपको लास्ट में पता भी चल जाएगा कि आपको कितने क्वेश्चन आते थे, कितने नहीं आते। आपकी तैयारी को आप भांप सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? बताओ भाई, प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपण को, प्रदर्शन को, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव को, इनमें से सभी को। बताओ भाई, किसको सबसे ज़्यादा प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए कौन सा माना जाता है? स्वयं के द्वारा किए गए अनुभव को, ठीक है। बच्चा प्रत्यक्ष रूप से जिस चीज़ को अनुभव करता है उसको सिखाने के लिए उतना अच्छा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, बिल्कुल सही बात है भाई। कम अवधि की परीक्षाएं करानी चाहिए। विद्यालय शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, वार्षिक व अर्धवार्षिक परीक्षाएं करवाना, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना करना। बताओ भाई, दबाव को कम करने के लिए, दबाव को कम करना है और परीक्षाओं में सफलता के लिए क्या चीज़ आवश्यक है? पूरे ऑप्शनों में से देखो तो ध्यान रखना, सबसे बेस्ट तरीका है कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण करना, यानी कि अवधि कम होनी चाहिए, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? आप सभी को पता है मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है। मूल्यांकन का उद्देश्य, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मूल्यांकन का उद्देश्य, अपन तो सोचते हैं कि भाई साहब मूल्यांकन करना ही मूल्यांकन का उद्देश्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टिकरण प्रदान करना ही मूल्यांकन है। मतलब कि बच्चा अपने जीवन को जी पाएगा, अपने लाइफ को जी पाएगा, नहीं जी पाएगा, अपने खर्चा उठा पाएगा, मतलब कुल मिलाकर के उसका भविष्य डिसाइड करने वाली शिक्षा जो होती है उसका मूल्यांकन, जो उसको ध्यान में रख करके जो किया जाता है उसको मूल्यांकन कहा जाता है, ठीक है। मूल्यांकन का मतलब होता है कि उसकी शिक्षा उसके भविष्य जीवन में व्यावसायिक दृष्टि से किस प्रकार महत्वपूर्ण है, उस तरीके को मूल्यांकन कहा जाता है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। एनसीएफ 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाव दिया गया है? भाई सबसे बेस्ट आंसर है इसका, कक्षा 10 को क्या कर दो? ऐच्छिक कर दो। एनसीएफ 2005 का सबसे फेमस क्वेश्चन है कि आपकी जो 10वीं की बोर्ड होती है उसको ऐच्छिक कर दो, जिसकी इच्छा हो देगा, जिसकी इच्छा नहीं हो नहीं देगा, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना सीधा सीधा ही, ठीक है। एनसीएफ 2005 की मुख्य विशेषता है, इसने कौन सी चीज़ पर सुझाव दिया था? भाई 10वीं की बोर्ड को ऐच्छिक कर दो, 10वीं एग्जाम को ऐच्छिक कर दो, जिसकी इच्छा हो वो देगा, जिसकी इच्छा नहीं हो नहीं देगा, ठीक है।
तो अब आप मुझे लास्ट में कमेंट करके बताओ भाई 30 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन हो रहे थे। और आप सबको पता है कि मैंने मैराथन क्लासेस के माध्यम से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए थे, 30 क्लासें लगभग मैंने लगाई थी। तो आपने पेपर देख के समझ लिया होगा, आपको लगभग मैंने सारे क्वेश्चन एग्जाम में पहले करवा चुका हूँ। इस पेपर के तो सारे के सारे क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ। और ये मान लो कि कम से कम 3 3 बार करवा चुका हूँ। आपको याद ही हो गए होंगे, जो अगर मेरी क्लासेस रेगुलर ले रहा था तो उसको मैं प्रीवियस क्वेश्चन तो रटा चुका हूँ अभी तक। ठीक है। और बाकी आप कमेंट करके बताना कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे अपन अगली क्लास में। कौन सा पेपर होगा? अगला पेपर ये होगा भाई साहब, रीट L2 2011। अभी तो अपन ने कौन से किया था? रीट L1 का किया था। L1 का जो 2011 का पेपर था उसके साइकोलॉजी के क्वेश्चन आज किए हैं अपन ने। कल की क्लास में अपन रीट L2 के लेवल 2 के साइकोलॉजी के क्वेश्चन करेंगे 2011 के। ध्यान रख लेना, इन पेपरों को लेवल 1 और 2 दोनों को ही करना है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि लेवल 1 में हल्के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेवल 2 में भारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। साइकोलॉजी में एक दूसरा रिपीट होते हैं। L1 का क्वेश्चन कभी L2 में आ जाता है, L2 का कभी L1 में आ जाता है। ठीक है। तो कल की क्लास में अपन L2 2011 का पेपर करने वाले हैं, जिसमें साइकोलॉजी के 300 क्वेश्चन का अपन आज की तरह 360 सॉल्यूशन करने वाले हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एग्जाम से पहले पहले आपको सारे पेपर में सॉल्यूशन करा के भेजूंगा, आपको रटा के भेजूंगा, ताकि आप पेपर एनालिसिस के माध्यम से 30 में से 25 प्लस क्वेश्चन आराम से एग्जाम में कर सकते हो, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है और प्रीवियस ईयर के पेपर का एनालिसिस कर लेते हो। ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। बाकी आपके कितने नंबर आ रहे हैं आप मुझे कमेंट करके बताना भाई, कितने सही हुए। और बाकी मिलते हैं कल की क्लास में अपन रीट L2 2011 का अपन साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन को करने वाले हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।